आज फिर मुझे देखने लड़के वाले आ रहे थे। मैंने शीशे में एक नज़र अपने आप पर डाली तो खुद ही अपने आप से नज़र चुरा ली। मेरा लंबा चौड़ा जिस्म जो शीशे में मेरा मजाक उड़ा रहा था। मुझ में लड़कियों जैसी कोई बात नहीं थी। मुझे देखते ही किसी मर्द का गुमान होता था और यही वजह थी कि 27 साल की उम्र में भी मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरा ऊंचा लंबा कद, उस पर भारी भरकम हाथ पैर मेरे लिए एक मुश्किल बन गए थे। और ऐसा आज से नहीं था, बचपन बल्कि बचपन से ही ऐसा था। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती तो हर कोई मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता, मुझ पर आवाज़ कसता, ताने मारता और मैं पूरे मोहल्ले में मर्दाना संगीता के नाम से मशहूर थी। आज भी जब पापा ने बताया कि मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं तो मैं माँ के कहने पर लड़कियों की तरह सज धज कर तैयार तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ में स्त्रियों सी झलक नहीं आ रही थी। मेरे चेहरे पर रोब भी इस कदर थे कि दाढ़ी मूंछों का आभास होता था। मुझे यकीन था कि इस बार भी इनकार होगा। मुझे तो लगता था कि मैं सारी जिंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर ही बैठी रह जाऊंगी। लेकिन उस वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब लड़के की बहन ने मुझे देखते ही मेरी बाह पकड़ ली और कहने लगी कि हमारे भाई के लिए हमें ऐसी ही दुल्हन चाहिए थी। उसके लफ्जों ने मेरे होश उड़ा दिए। उन्हें भला अपने भाई के लिए मुझ जैसी लड़की क्यों चाहिए थी। उसी वक्त उसने मेरे हाथ पर 5,000 का लिफाफा रख दिया और मिठाई से मेरा मुंह भी मीठा कर दिया। माँ से कहा कि वह उनकी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। यह सुनकर माँ भी खिल गई, क्योंकि मेरे रिश्ते को लेकर वह भी बहुत ज्यादा परेशान थी। जाते जाते वह माँ पापा को अपने घर बुलाकर गई और अपने भाई की फोटो भी माँ के हाथ में थमा गई। उनके जाते ही मैंने माँ के हाथ से लड़के की फोटो खींची तो माँ ने गुस्से से घूरकर मुझे देखा, लेकिन मुझे उनके घूरने की कोई परवाह नहीं थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर लड़के में ऐसी कौन सी कमी है जो उसकी बहन को मुझ जैसी मर्दाना लड़की पसंद आ गई थी। लेकिन यह देखकर मैं भी बहुत हैरान हो गई। वह लड़का देखने में अच्छा खासा हैंडसम और गबरू जवान था। उसे कोई भी हसीन लड़की आसानी से मिल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बहन ने मेरा चुनाव किया था। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने कई बार फोटो को देखा कि कोई तो ऐसी बात होगी जो कुछ अलग होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नजर न आया। 2 दिन बाद माँ और पापा लड़की को देखने गए थे। उसका नाम नीरज था। पापा का कहना था कि वो बहुत ही नेक और अच्छा लड़का है। आसपास के पड़ोसियों ने भी उसकी खूब तारीफ की। वह एक प्रॉपर्टी डीलर है और घर बैठे ही फोन पर काम करता है। माँ पापा जब से उसे देखकर घर लौटे थे, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। पापा कहने लगे कि वह तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का है और ऐसा लड़का मिलना बहुत खुश नसीबी की बात है। सुना है कि उसका प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। उनके रहन सहन और घर से भी यह लगा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। माँ पापा को तो हर लिहाज से नीरज का रिश्ता मुनासिब लग रहा था, लेकिन माँ पापा के मुंह से सब कुछ अच्छा अच्छा सुनने के बावजूद भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। देखते ही देखते मेरा रिश्ता पक्का हो गया और 3 महीने बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मैं जो कई सालों से रिश्ते वालों के आगे ट्रे सजा सजा कर पेश कर रही थी, इस बात पर खुश थी कि इन सब से अब मेरी जान छूट रही थी। और सबसे बढ़कर यह कि लड़का भी अच्छा था। उसकी एक ही शादीशुदा बहन थी, वो भी दूर इलाके में रहती थी। माँ बाप थे नहीं, मतलब ससुराल में कोई था ही नहीं। ये 3 महीने चुटकी बजाते ही शादी की तैयारी में गुजर गए और मैं दुल्हन बनी स्टेज पर पहुंच गई। जिस किसी ने भी मुझे देखा उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर भी मर्द ही नजर आ रही थी। मुझ में नजाकत और लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरी चाल ढाल भी मर्दों से मिलती थी और यही वजह थी कि मुझे इस बात का बहुत एहसास था। दुल्हन बनकर भी मुझे यही सब देखने और सुनने को मिला था। शादी में मौजूद सारे मेहमानों की नजरें
नज़रों में मेरे लिए जो था वह भी मैं आसानी से महसूस कर सकती थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। कुछ ही देर में पंडित जी आ गए और फिर शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी संपन्न हुई तो विदाई का समय आ गया। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बहुत सारी हिदायतें दी कि मुझे अच्छा या बुरा सब कुछ अपने पति के साथ ही निभाना है। मैं कभी अपने पति की बुराई करने के लिए अपने मायके न आऊं, यही मेरे लिए बेहतर होगा। पापा की ये बातें सुनकर मैं उन्हें पल्लू में बांधकर नीरज के घर पहुंच गई। छोटा सा ही मगर बहुत खूबसूरत घर था, जिसे मेरे लिए बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सारे मेहमानों और दोस्तों को विदा करके नीरज कुछ देर में कमरे में चले आए और मैं अपने आप में सिमटकर शर्माने की कोशिश करने लगी, लेकिन शर्माहट से ज़्यादा घबराहट मुझे हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इस रिश्ते पर नीरज भी खुश है या नहीं, क्योंकि हर लड़का चाहता कि उसकी होने वाली पत्नी बहुत ही हसीन हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। पता नहीं मैं अपने पति के दिल में जगह भी बना पाऊंगी या नहीं। शादी की उस रात को लेकर जो अरमान दिल में होते हैं, मेरे दिल में वह सब नहीं थे, बल्कि मैं तो बस यह प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति मुझे इस भारी भरकम मर्दाना जिस्म के साथ कबूल कर ले। पता नहीं क्या सोचकर उसकी बहन ने मुझे उसके लिए चुन लिया था। नीरज मेरे पास आकर बैठे तो पहली बार मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा आकर्षण था। खड़ी नाक और बड़ी आंखें उनके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। अचानक ही मुझे उनके आगे अपना आप बहुत ही कम महसूस हुआ था। कुछ देर यूं ही वो मेरे सामने बैठकर खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। उसके अंदर सोने की अंगूठी जगमगा रही थी। नीरज ने मुझसे ज्यादा बातचीत तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मेरा हक खुशी खुशी दिया था और इसी बात ने मुझे सुकून दे दिया था। मेरे नीरज के साथ आने वाले 3 दिन बहुत ही खुशी खुशी गुजरे थे, लेकिन जब शादी के सारे हंगामे खत्म हुए और नीरज की बहन वापस अपने ससुराल चली गई, तो उस रात बहुत अजीब सी बात हुई और इस बात ने मुझे हिला दिया, मुझे हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि मैं घर में अकेली औरत थी। इसलिए मैं शादी के दूसरे दिन से ही घर संभालने लगी थी। मैं रात के खाने के बर्तन धोकर कमरे में लौटी तो रात का 1 बज रहा था। मुझे देखते ही नीरज ने मुझसे कहा कि अपना कोई सूट निकालकर मुझे दे दो। पहले तो मैं हैरान हुई कि नीरज को मेरे सूट का क्या करना है, लेकिन फिर बिना कोई सवाल किए मैंने अलमारी से अपना सूट निकालकर नीरज के आगे रख दिया। नीरज ने उलट पुलट कर वो सूट देखा और उसे उठाकर बाथरूम में चले गए। मैं हैरानी से बेड पर बैठी सोचने लगी कि अचानक नीरज को क्या हुआ है, उन्हें मेरे सूट से क्या काम है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकले तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मेरे खूबसूरत लंबे चौड़े पति ने अपने जिस्म पर मेरा सूट पहन रखा था और उसके बाद वो खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को अच्छी तरह देख रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने हकलाते हुए नीरज से पूछा, आपने औरतों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो नीरज ने गुस्से से मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम क्यों मर्दों जैसी दिखाई देती हो? नहीं ना, तो तुम भी मुझे ज्यादा सवाल जवाब ना करो और सुकून से सो जाओ। मैं कुछ देर के लिए छत पर जा रहा हूँ और खबरदार जो तुम मेरे पीछे छत पर आई तो मुझे अपनी जगह हक्का बक्का छोड़कर मेरा पति कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन इतनी रात गए छत पर मेरा सूट पहनकर वो क्या करने जा रहे थे? आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जितना ज्यादा सोच रही थी, मेरा दिमाग काम करना बंद करता जा रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं छत पर जाकर देखूं तो सही कि मेरा पति क्या कर रहा है, लेकिन फिर यह सोचकर डर गई कि अगर गुस्से में आकर नीरज ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया
तो मैं कहाँ की भी नहीं रहूंगी। इसलिए मैं खामोशी से बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने लगी। मैं आंखें बंद करती तो मेरा पति मेरे ही कपड़ों में नजर आता और मैं घबराकर आंखें खोल देती। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को औरतों वाले कपड़े पहने देखा था। मेरे मर्दाना वजूद का फायदा मेरे पति को हुआ था, क्योंकि उन्हें मेरा सूट बहुत आसानी से आ गया था। लेकिन उसे पहनने के पीछे का मकसद क्या था, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। ऐसे ही 3 घंटे गुजर गए थे और नीरज लौटकर नहीं आए थे। लेकिन फिर सुबह होने से कुछ देर पहले नीरज कमरे में वापस चले आए। उनकी चाल बता रही थी कि उनकी कमर में दर्द है। वह बहुत मुश्किल से चलते हुए बाथरूम में गए और कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गए। मैंने धीरे धीरे नीरज से पूछने की कोशिश की कि आखिर वह छत पर क्या करने गए थे, लेकिन उन्होंने बुरी तरह मुझे घूरकर देखा और मुझसे मुंह फेरकर सो गए। उनके इस अंदाज से मेरा दिल बुरी तरह दुख गया था। मैं उनकी पत्नी थी, अगर शायद उनसे पूरी तरह बेखबर थी। नीरज के सोने के बाद भी मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं नीरज की इन हरकतों के पीछे क्या था। नीरज का बर्ताव बता रहा था कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे और मुझे कभी नहीं बताएंगे कि वो छत पर क्या करने गए थे। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी तो शादी को चौथा दिन ही है। कुछ दिन गुजरेंगे तो मेरा पति मुझ पर भरोसा करने लगेगा और खुद ही मुझे हर बात बता देंगे। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। यह सिलसिला ना ही रुका और ना ही नीरज ने मुझे कुछ बताया। अगले दिन भी वो मेरा एक सूट पहनकर छत पर चले गए थे और सुबह होने से कुछ देर पहले ही लौटकर आए थे। उनके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपनी कमर पर हाथ रखे धीरे धीरे बाथरूम में चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कमर में दर्द हो, और इसीलिए डरते डरते मैंने उनसे पूछ लिया, नीरज, आपको क्या हुआ है? आपकी कमर में दर्द है? आप इतने घंटे छत पर क्या करते हैं? नीरज ने गुस्से से भारी नजर मुझ पर डाली और कुछ पैसे अपनी अलमारी से निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगे, मुझे सवाल जवाब करने के बजाय तुम सुकून से ऐश की जिंदगी गुजारो। कल जाकर अपने लिए कुछ नए और अच्छे कपड़े ले आना। वैसे भी अब तुम्हारे कपड़े हम दोनों के लिए ही इस्तेमाल में रहेंगे। उनके बोलने का अंदाज इतना खतरनाक था कि मुझ में और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं रही थी। मैंने वो 5,000 अपनी मुट्ठी में दबा लिए और खामोश हो गए। दिन तेजी से गुजर रहे थे। नीरज का हर रात यही नियम बन गया था। वो सुबह से कुछ देर पहले ही लौटकर कमरे में आया करते थे। मैं उनसे सवाल जवाब की कोशिश करती तो वे मेरे हाथ पर पैसे रख देते और कहते, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूँ। बेहतर यही है कि तुम मेरे मामलों में ना पड़ो। ना चाहते हुए भी मैं खामोश हो जाती। मेरा ताल्लुक भी गरीब घराने से था और इसीलिए इतनी आसानी से और पैसा देकर मेरी जुबान को भी ताला लग जाया करता था। लेकिन एक बात थी कि मेरे कपड़े मुझसे ज्यादा नीरज पर जचते थे। देखने में वो भी मेरी तरह ही लंबे चौड़े थे, लेकिन उनका नाक नक्शा बहुत ज्यादा खूबसूरत था और जब वह मेरे कपड़े पहनते तो उनकी चाल ढाल भी बिल्कुल लड़कियों जैसी मालूम होती, जबकि मुझे तो आदमियों की तरह ही लंबे लंबे कदम बढ़ाकर चलने की आदत थी। नीरज रात के अंधेरे में क्या करते थे यह तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन दिन की रोशनी में मैंने उन्हें बहुत नेक पाया था। वो रोज भगवान की पूजा करते थे, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते और मेरे साथ भी बहुत ही मोहब्बत रखते थे, और यही वजह थी कि मैं उनके साथ खुश थी। इस तरह हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में मैंने नीरज में कोई बुराइयां नहीं देखी थी, सिवाय इसके कि वो रात को मेरे कपड़ों में छत पर जाते थे। ना ही उन्होंने मुझे किसी तरह की कोई परेशानी दी थी और ना ही कभी किसी तरह की कोई रोक टोक की थी। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, ना ही मेरे मायके जाने पर कोई पाबंदी थी। बस एक बार
नीरज मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि मैं उनकी और अपनी कोई बात किसी के सामने ना कहूँ, और यही वजह थी कि मैंने नीरज की रात वाली कहानी किसी के आगे बताई ना बताती थी। मेरी माँ भी मुझसे कोई सवाल करती तो मैं उन्हें यही बताती कि सब कुछ ठीक है और मुझे अपने पति के साथ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिन पर दिन नीरज की कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अक्सर वो सोने के बाद भी नींद में दर्द से तड़पने लगते थे। फिर एक दिन जब मुझे लगा कि नीरज के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैंने जानबूझकर दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर पिला दी ताकि एक रात तो वह सुकून से सो जाए। मैं सोच रही थी कि अगर एक रात वो छत पर नहीं जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वाकई कयामत आ जाएगी, क्योंकि उस रात मुझ पर एक ऐसा राज खुला था जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दूध पीते ही कुछ देर बाद नीरज गहरी नींद में सो गए थे। मैंने उनकी कमर पर बाम लगाया ताकि उनके दर्द में कुछ कमी हो और फिर खुद यहाँ वहाँ टहलने लगी। एक ही सवाल था जो मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा था कि आखिर नीरज रात को मेरा सूट पहनकर छत पर क्यों जाते हैं। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने एक ऐसा फैसला किया जो मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। मैंने एक नज़र सोए हुए नीरज पर डाली और कमरे का दरवाजा बंद करके छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। काफ़ी समय से मैं एक बेचैन जिंदगी गुजार रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज की रात मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझे छुपकर आधी रात को छत पर यह सब कर रहा था। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं कैसी पत्नी थी जो शादी के 1 महीने बाद भी अपने पति के इतने बड़े राज से अनजान थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी इस बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीट लूं, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने का सच नजर नहीं आया था। मैं छत पर पहुंची तो वहां पहले से ही कोई मौजूद था। वो जो कोई भी था, अंधेरे में मुझे नीरज समझ रहा था। और हैरत की बात यह थी कि वह भी आदमी था और लड़कियों के कपड़ों में मौजूद था। मुझे देखते ही वह गुस्से से चीखने लगा, यार नीरज, तुमने कितनी देर लगा दी? वहाँ महफिल शुरू हो चुकी होगी। तुझे पता है ना कि हमारे पास कितने कम घंटे होते हैं। तू है कि कितना टाइम लगाकर छत पर आया है। जब से तेरी शादी हुई है तुझे पत्नी से ही टाइम नहीं मिलता, महारानी से। उस आदमी की बात सुन रही थी जो बड़ी ही खूबसूरत औरत मालूम हो रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि वह औरत नहीं बल्कि आदमी है। उसने आगे बढ़कर तेजी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। वह बड़ी अच्छी तरह से एक के बाद एक छत पर फलांग रहा था और मैं बहुत मुश्किल से उसका साथ दे रही थी। मेरे हाथों की बनावट ऐसी थी कि उसे यह पता ही नहीं हो सका कि मैं नीरज नहीं बल्कि संगीता हूँ। साथ साथ वह जो कुछ कह रहा था वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। नीरज, आज हमें सारी लड़कियों को एक साथ निपटाना है। बहुत दिन हो गए यूं चोरी छुपे काम करते हुए। अब एक ही साथ आज हम इन सारी लड़कियों को अपने नए ठिकाने पर पहुंचा देंगे। तेरे और मेरे सिवा किसी को नहीं पता है, इसलिए वहां हम पूरी तरह सुरक्षित होकर अपना काम कर सकेंगे। बात करते करते अचानक उस आदमी ने ऊंची दीवार फांगी थी और मैं बिल्कुल भी इतनी ऊंची दीवार फांग नहीं सकती थी, इसलिए पीछे ही रुक गई। मेरी इस तरह रुक जाने पर वह चौंक कर पलटा और उसकी नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी उसकी बोलती बंद हो गई। दूर सड़क पर लगी लाइट मेरे चेहरे पर रोशनी डाल रही थी। वह मुझे देखते ही सकते में आ गया था। पल भर में ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया
और हकलाते हुए कहने लगा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? नीरज कहाँ है? मैंने उससे पूछा। यह सब क्या है? तुम किन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो? तुम नीरज के दोस्त हो। तुम दोनों मिलकर लड़कियों के साथ गलत काम करते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नीरज तो बहुत ही शरीफ बनता है। क्या वह भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़कियों को? मेरी आवाज भराई गई थी। मैं उससे कैसे पूछती कि मेरा पति मुझे किस तरह से धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनते ही नीरज के दोस्त ने न में सिर हिलाया और कहने लगा, नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। यह बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और है। मैंने गुस्से में कहा, जो भी बात है मुझे वह सब कुछ बताओ, वरना मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि तुम और तुम्हारे दोस्त लड़कियों के साथ गलत काम करते हो, उन्हें दूसरे ठिकाने पर पहुंचाते हो और न जाने वहां उनके साथ क्या कुछ करते हो। नीरज का दोस्त वापस मुझे छत पर ले आया और फिर छत पर ही बैठ गया और कहने लगा कि नीरज एक पुलिस अफसर है और ऐसे ऑपरेशन करता है जो दुनिया की नज़रों से छुपकर किए जाते हैं। वह बताने लगा कि आजकल जो लड़कियां दूसरे शहरों से हमारे शहर के हॉस्टल में आई है, उन्हें वहां गैर कानूनी तौर पर ऐसे जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेच दिया जाता है जहां उन्हें हर रात बेचा जाता है। वे बेचारियां ऐसी जगह पर पूरी तरह मजबूर और लाचार होकर अपना आप बेचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत तरीकों से ब्लैकमेल किया जाता है। नीरज का दोस्त राहुल बताने लगा कि इस काम में बड़े बड़े सरकारी लोग भी शामिल हैं और इसीलिए इस ऑपरेशन को गुप्त तौर पर किया जा रहा है ताकि मासूम और बेकसूर लड़कियों की मदद की जा सके। पिछले कई दिनों से नीरज और वह एक एक करके लड़कियों को वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे थे और उनकी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन अब जालिमों का जुल्म बढ़ गया है, इसलिए आज की रात वे एक साथ सारी लड़कियों को वहां से फरार करवाने वाले थे और फिर उसके बाद वह डाटा हासिल करना था जिससे उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई थी। वह कहने लगा, नीरज ने आपको भी इसलिए पसंद किया था क्योंकि आप लंबी चौड़ी और मजबूत औरत मालूम होती हो और नीरज जैसे इंसान के लिए आप जैसी पत्नी ठीक है, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में आप कमजोर ना पड़े और नीरज का सहारा बनकर खड़ी हो सके, क्योंकि हमारी फैमिली को बहुत खतरा होता है। वह बताने लगा कि आज से 2 साल पहले एक ऑपरेशन में नीरज की कमर में गोली लगी थी और इसी वजह से जब वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसकी कमर में दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन नीरज कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा और अभी भी वह उन लड़कियों को आज़ाद करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। नीरज का सच जानकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। आज तक मैं अपने पति के बारे में न जाने क्या क्या सोचती आई थी, लेकिन मेरा पति तो एक अच्छे मकसद के लिए यह सब कर रहा था। अनजाने में मैंने उसे नींद की दवा दे दी थी और इसीलिए उसका आज का सारा प्लान चौपट हो गया था। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही थी। जब सुबह के वक्त नीरज को होश आया तो मैंने हाथ जोड़कर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे बताया कि मैं उसका सच जान गई हूँ। नीरज ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल मेरी नौकरी की मांग थी कि मैं तुमसे अपना सच छुपाकर रखूं, लेकिन अब जब तुम सच्चाई जान गई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। मैंने नीरज से वादा कर लिया कि मैं हर काम में उसका साथ निभाऊंगी और फिर आने वाले दिनों में नीरज ने न सिर्फ सारी लड़कियों को आज़ाद करवा दिया था, बल्कि वह सारा डाटा भी हासिल कर लिया था जो उन लड़कियों की बर्बादी का सबब बना था। आज मैं और नीरज एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। नीरज इस वक्त भी किसी मिशन में व्यस्त है, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे किस तरह उसका साथ देना है। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है और जो सच होता है वह हमें दिखाई नहीं देता।
मुझे यही लगता रहा कि मेरा पति किसी गैर कानूनी काम में लिप्त है, लेकिन सच तो यह था कि वह न जाने कितनी जिंदगियों का मसीहा बना था। मैं ऐसे तमाम पुलिस वालों को सलाम करती हूँ जो दुनिया की नज़रों में आए बिना अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं और लोगों की हिफाजत में लगे हुए हैं। आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हर पैसे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। हम लोगों ने पुलिस वालों को हमेशा बुरी नज़र से देखा है, जबकि सच यह है कि इस विभाग में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।